कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोला जाता है। इसके पहले हम प्रकाश का परावर्तन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूरा का पूरा कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से उस चैप्टर को कंप्लीट किया है और अब एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोला जाता है, REFRACTION। जबकि वो जो हमने पढ़ा था परावर्तन, उसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोला जाता था, REFLECTION। तो उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। अपवर्तन पढ़ाने के पहले मैं आपको दो चीज़ें और बतानी चाहूँगा, सॉरी एक चीज़ और पहले पढ़ाना चाहूँगा, उसके बाद में अपवर्तन पढ़ाऊँगा, और वो चीज़ है मीडियम। मीडियम या फिर हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं माध्यम। स्टूडेंट्स, प्रकाश के लिहाज से जो माध्यम है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम को इंग्लिश में डेंसर कहा जाता है, डेंसर मीडियम, और विरल माध्यम को इंग्लिश में रेरर मीडियम बोला जाता है, रेरर मीडियम। देखिए, किसी भी माध्यम का सघन या विरल होना अकेले पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैंने एक मीडियम दिया, सपोज दैट मैंने आपको एक मीडियम दिया एयर, तो मैं कहता हूं बताओ एयर सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है, तो आप इसका सघन या विरल नहीं बता सकते। कभी भी किसी भी मीडियम का सघन या विरल आप तभी बता सकते हो जब उस माध्यम की किसी और माध्यम से आप तुलना करो। अकेले का सघन या विरल बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वैसे सघन या विरल होता क्या है, जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास दो मीडियम है। एक मीडियम है जिनमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, जिनमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, और एक मीडियम है जिनमें पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके कंपैरिजन में इसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, कह सकते हो बहुत घने हैं, तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। और इसमें बहुत दूर दूर हैं, विरल हैं, विरले हैं, तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। यानी कि अगर एक माध्यम की तुलना में किसी दूसरे माध्यम में जो उसके कण हैं वो बहुत पास पास में हो तो वो मीडियम सघन माध्यम कहलाता है। और अगर किसी एक मीडियम की तुलना में किसी दूसरे मीडियम के पार्टिकल्स जो कण है वो बहुत दूर दूर है तो कौन सा माध्यम कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, ये कंपैरिजन वाली बात है। जैसे छोटा या बड़ा होना, छोटा या बड़ा, ये आप किसी अकेली चीज का, जैसे मैंने बोला 3, बताओ छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है, आप नहीं बता सकते। आप इसको कंपेयर करोगे ना किससे? अगर मान लो 5 से किया तो आप कहोगे छोटा है, अगर मैंने 2 से किया तो आप कहोगे सर बड़ा है। तो छोटा या बड़ा जैसे कंपेयर करने पे निकलता है, वैसे ही सघन या विरल भी कंपेयर करने पे निकलता है। आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम को कंपेयर करो, अगर जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हुए वो सघन, जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हुए वो विरल माध्यम कहलाएगा। एक और बात मैं बता देता हूं, अगर आपको सपोज दैट कि एक क्वेश्चन दिया हो, उस क्वेश्चन में एक ही मीडियम दिया हो, सपोज दैट ग्लास दिया हो, शीशा, कांच, ठीक है, और इसके अलावा कोई मीडियम ना दिया हो, और आपसे फिर भी पूछे कि बताओ ये सघन है कि विरल है, तो स्टूडेंट्स आप अकेले का नहीं बता सकते, आप किसी न किसी तुलना करोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर तुलना करने के लिए कोई मीडियम ना दिया हो तो आप क्या करना, आप हमेशा एयर से तुलना कर लेना, वायु से। वायु जो है एक ऐसा माध्यम माना गया है इस चैप्टर के लिए, प्रकाश के लिए, कि अगर अपवर्तन अगर पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो कि एक मीडियम दिया है, उसके बारे में सघन या विरल पूछ रहा है, या फिर उसमें सघन या विरल हमें पता करने की आवश्यकता है लेकिन कोई और मीडियम नहीं दिया है, तो अंडरस्टूड है, ये आपको मान के चलना है कि कुछ नहीं दिया है तो किससे तुलना करना है? एयर से या फिर वायु से। ओके, जैसे मैंने ग्लास को लिया था, अब मैं पूछूं ग्लास सघन है कि विरल है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर ग्लास जो है वो एक सघन माध्यम है। क्यों? मैं कहूँ किससे तुलना किया, तो आप कहोगे कुछ नहीं दिया था इसलिए मैंने किससे तुलना कर लिया? एयर से। चूंकि एयर गैस है, ग्लास तो ठोस है, इसके पार्टिकल बहुत पास पास में होंगे, इसके दूर दूर होंगे, तो इसकी तुलना में इसके पास पास है, इसलिए क्या है? ये सघन माध्यम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सघन और विरल समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एक मीडियम लिखे हुए हैं मैंने, एक एयर है, ग्लास है, वाटर है। अगर एयर और ग्लास में कंपेयर किया जाए तो कौन सघन कौन विरल? ग्लास ठोस है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, तो ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा, यानी कि ये डेंसर और ये रेयर। अगर एयर का वाटर से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा? वाटर ठोस है, ये गैस है, इसके तुलना में तो इसके पास पास है, तो ये क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, और ये अभी भी क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर ग्लास का वाटर से कंपेयर किया जाए, ग्लास का कंपेरिजन वाटर से कर रहे हैं, तो वाटर आपको पता है क्या है? द्रव है, और ग्लास क्या है? ठोस है। ठोस के पार्टिकल द्रव की तुलना में ज्यादा पास पास होते हैं, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। और इस केस में जब इन दोनों की तुलना हो रही है तो इस केस में वाटर क्या हो जाएगा? वाटर विरल हो जाएगा। जब ग्लास से तुलना करेंगे वाटर की, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्लास की तुलना में दूर दूर है, इसलिए ये विरल माध्यम हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा? सघन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सघन और विरल किसे कहते हैं और कैसे हम लोग पता करते हैं।
चलिए, तो माध्यम आपको समझ में आ गया, तो अब आसानी से आप अपवर्तन को समझ सकते हैं। देखिए, जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने रास्ते पे नहीं चलेगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जैसे सपोज दैट यहाँ पे दो मीडियम है, ये मान लो मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2 है। मैंने आपको बता दिया कि ये सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है। तो जब भी सपोज दैट सघन से कोई प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो ये किरण जाना ऐसे चाहिए था इसको, ठीक है, रास्ता इसका ये है, जैसे आई है ऐसे निकलना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं किरणें तो वो अपने रास्ते से भटक जाती हैं, अपने रास्ते पे ना चल के उनका रास्ता बदल जाता है। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से निकलेगी, तो अपने मार्ग से ऐसे जाना चाहिए था और ये झुक के इधर आ गई, यहाँ से जा रही है, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो मार्ग से इसी विचलन को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रकाश की किरणें जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और मार्ग से विचलित होने को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अपवर्तन, पहले तो प्रकाश की किरणों के थोड़े से लॉजिक को समझिए। जैसे कि देखिए, अगर मैं बात करूं किसी एक मीडियम की, जैसे एयर की, तो एयर की बात करेंगे, एयर में अगर किरणें ऐसे जा रही है ना तो हमेशा ऐसे ही जाएंगी, वो अपने मार्ग से कहीं भी विचलित नहीं होंगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब भी हम फिजिक्स में किसी भी एक मीडियम की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो मीडियम जो है, वो मीडियम, किसी भी सिंगल मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर एयर की बात कर रहे हैं तो एयर की, देखिए सामान्य जीवन में क्या होता है कि एयर में भी जो पार्टिकल्स हैं वो हर जगह एक जैसे नहीं है, हर जगह एक जैसे नहीं है, उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन फिजिक्स में हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे एयर की अगर हम बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो उनकी डेंसिटी जो है ना, उनकी डेंसिटी जो है वो हर जगह एक जैसी है, उनका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो हर जगह एक जैसी है, या फिर यूं कह सकते हो इंग्लिश में यूनिफॉर्म डेंसिटी है। हम मान के चल रहे हैं, जब हम किसी एक मीडियम की बात कर रहे हैं, किसी सिंगल मीडियम की, तो हम क्या कह रहे हैं कि उस मीडियम की जो डेंसिटी है वो हर जगह कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो यूनिफॉर्म डेंसिटी होने का मतलब कि पार्टिकल्स बिल्कुल जैसे यहाँ पे फैले हुए हैं सेम उसी तरीके से आगे भी फैले हुए हैं, सेम उसी तरीके से हर जगह फैले हुए हैं। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी, या फिर हिंदी में इसको समांग माध्यम कहते हैं, समांग माध्यम। ओके, तो समांग माध्यम हम मान के चलते हैं कि कोई भी अगर एक मीडियम की बात करेंगे तो उसके पार्टिकल हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, या फिर समांग माध्यम होगा। और समांग माध्यम में जब भी किरणें चलती हैं तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, जैसे आएंगी वैसे चलती चली जाएंगी, ये प्रकाश की किरणों की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर वही मीडियम आप चेंज करोगे, मीडियम नंबर 1 से 2 में जाओगे, तो चूंकि जो डेंसिटी यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ पे रास्ता कहीं और से मिलेगा, यहाँ पे रास्ता कहीं और से मिलेगा, तो अपने मार्ग से पक्का विचलित हो जाएगी, और विचलित होगी तो प्रकाश की किरणों के इसी विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें ढेर सारी और बातें करेंगे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट्स दे देता हूँ, पहले आप उसको लिखिए। ओके, तो प्रकाश का अपवर्तन का जो नोट्स है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेंड होना, ठीक है। अभी पीछे मैंने दिखाया भी था, अपने मार्ग पे ना जाके अपने मार्ग से भटक जा रही थी, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल ये नोट्स आप लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। उसके पहले थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको परिभाषा समझ में आएगी। नोट्स अभी आपको मिल जाएगा, पहले आप यहाँ पे देखिए। ये एक डिवाइडर है, दो केस हमें देखने हैं, दो तरह के केस हैं। सपोज दैट ये हमारा सपोज दैट ये विरल माध्यम है, ये कैसा माध्यम है, विरल, और ये है सघन माध्यम, ठीक है। तो विरल से जब कोई प्रकाश की किरण आती है, ओके, यहाँ पे आके गिरी, सपोज दैट ये बैरियर है, इस बैरियर पे आके यहाँ पे गिरती है, तो विरल से सघन में जा रही है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसका रास्ता ये है, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये जो अभिलंब बनाया मैंने, अभिलंब क्या होता है भाई, परावर्तन में भी हम पढ़ चुके हैं कि जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आके गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर अगर उसी जो ये बैरियर है, आपतन बिंदु पर उसी बैरियर से एक लंब खींच देते हैं तो वही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो इस वाले अभिलंब की ओर झुक जाती है जब भी विरल से सघन में आती है, तो ऐसे जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित होना ही है। विचलित होने का मतलब या तो ये इधर जाएगी, ऐसे निकलेगी, या तो फिर थोड़ा सा ऐसे निकलेगी, तो ये अभिलंब के पास से होकर के गुजर जाती है, अभिलंब के पास से होकर गुजर जाती है जब भी विरल से कहाँ जाती है, सघन में। और इसका ठीक उल्टा होता है, जब सघन से विरल में आती है, सपोज दैट ये सघन है और ये आपका विरल माध्यम है,
अब सघन से कोई प्रकाश की किरण आई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, अभिलंब बनाया, इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये अभिलंब से और दूर हटके जाती है, ऐसे अभिलंब से और दूर हो जाती है जब सघन से विरल में जाती है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, ये आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है। और वैसे भी देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। विरल में क्या होगा, विरल में जो पार्टिकल्स होंगे बहुत दूर दूर होंगे और सघन में पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। इसमें पर्याप्त जगह है, इसमें जगह नहीं है, इसमें जगह नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे ज्यादा जगह है, ज्यादा जगह से जब भी कम जगह में आएगी किरण, तो वो क्या होगी, कॉम्प्रेस होगी, दबेगी। और दबेगी तो पक्का है, सिकुड़ेगी ना, सिकुड़ने जैसा, तो वो पक्का है कि जो ये अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसमें क्या होगा, सघन में कम जगह, विरल में ज्यादा जगह, कम जगह से जब ज्यादा जगह में आएगी तो बहुत तेजी से फैलेगी, है ना, बहुत तेजी से फैलेगी तो आपको भी पता है, ये आपका नॉर्मल है, तो ये अभिलंब है, तो इससे फैलेगी तो मतलब दूर जाएगी, तो यहाँ से दूर जा रही है। ये प्रैक्टिकली भी देखा गया है और मैंने आपको लॉजिकली भी यहाँ पे समझा दिया। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब भी सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक परिभाषाएं हैं, वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे जो प्रकाश की किरण आके गिर रही है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। और ये जो निकल गई है यहां से, इसको कहते हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये जो हमने बनाया है, ये क्या बनाया है, अभिलंब बनाया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हम परावर्तन पढ़ रहे थे, अभिलंब। और इस बिंदु को, ये वाली जो बिंदु है ना, इस बिंदु को नाम दिया गया है, इस बिंदु को नाम दिया गया है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या नाम दिया गया है, आपतन बिंदु, ओके, आपतन बिंदु। और एक चीज, अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, आई को हम लोग क्या कहते हैं, आई को आपतन कोण, आपतन कोण। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो अभिलंब से कोण बनाती है, ये वाला कोण, इसको आर से दिखाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा फिगर में आप ध्यान से देखिए, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये सारी परिभाषाएं हैं जिनके बारे में आपको ढंग से जानना है। एक काम करते हैं, एक बार यही सेम चीज इसमें भी लिखते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा और आपको परिभाषा के बारे में पता भी चल जाएगा, ठीक है। ये परिभाषा अलग अलग नहीं लिखनी है, बस यहीं पे आप समझ लो। जिस बिंदु पे आके प्रकाश की किरणें गिरती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जो आने वाली किरणें हैं वो आपतित किरण, आपतित किरण, आप अच्छे से लिखिएगा, मैं बस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। जो जा रही है ये अपवर्तित किरण कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। ये आपतन बिंदु पे जो हमने लंब खींचा है, ये क्या कहलाता है, ये अभिलंब या फिर इंग्लिश में नॉर्मल कहलाता है। अभिलंब से ये वाला जो कोण है आई, इसको आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। आप मेरे जैसे मत लिखिए भाई, आप साफ साफ लिखिएगा नोट्स में, फिगर आपको बनाना है ये। और अभिलंब से ये जो एंगल बना है, इसको आर से दिखाते हैं, और आर को हम लोग क्या कहते हैं, आर को कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो ये इतनी परिभाषाएं हैं, ये आपको ढंग से भाई याद करनी है, मैं अलग अलग नहीं लिखाऊंगा। आप ऐसे, जैसे मैंने हेडिंग डाली है ऐसी हेडिंग डाली है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। आप ये फिगर बनाइए, और मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो भी लिखा है वो मैंने बोला भी है, मैंने उसको समझाया भी है, तो वो चीजें साफ साफ आप जो, जैसे ये आपतित, ये मैंने बोला मुंह से, तो आप समझ जाना कि ये आपतित किरण है। तो आप दोनों फिगर सेपरेट करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे, थोड़ा इधर डिस्टेंस लीजिए, थोड़ा इधर, थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोनों फिगर बनाइए, और सबके नाम लिखिए, A to Z जितने भी नाम यहाँ पे हैं वो सारे नाम आपको लिखने हैं, और ये परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। आई रिपीट अगेन कि आने वाली किरण आपतित किरण, जहां पे आके गिर रहा है वो आपतन बिंदु, अगले माध्यम में जो अपने मार्ग से विचलित हुई किरण चली गई वो अपवर्तित किरण, इस बिंदु पे जो लंब खींचा वो अभिलंब कहलाता है। अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है वो आपतन कोण, और अभिलंब से अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये परिभाषा जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। सुन सुन के आप याद कर लोगे, फिगर बनाओ, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नोट्स में थोड़ी सी चीजें और बढ़ाई हैं, वैसे तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या लिखा है मैंने, फिर आप लिखिएगा। मीडियम की बात कर रहे हैं, माध्यम की जैसे कि मैंने बता दिया है पहले कि प्रकाश को दो पार्ट्स में हमने
प्रकाश के हिसाब से मीडियम को दो तरह से डिवाइड कर लिया हमने, सघन यानी कि डेंसर और विरल यानी कि रेयरर। सघन क्या होता है भाई कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी जस्ट इसके पीछे मैंने जो चित्र बनाया था उसमें मैंने समझाया था कि जब विरल से सघन में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि जगह नहीं होता है, और जब सघन से विरल में जाती हैं तो विरल में चूंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पर्याप्त जगह होता है तो किरणें फैलती हैं तो दूर चली जाती हैं। तो अगर अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं, और अगर इसका उल्टा हो कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये नोट में मैंने लिखा है, देखिए सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये बात बिल्कुल स्टूडेंट्स ध्यान में रख लो, बिल्कुल अच्छे से याद भी कर लो कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। देखिए सघन माध्यम में जगह कम होती है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, पास पास होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से उसमें जो प्रकाश की चाल है वो कम होती है। और विरल माध्यम में चूंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पर्याप्त जगह होता है, वहां पे स्पेस होता है घूमने फिरने के लिए, तो प्रकाश की चाल इसलिए विरल माध्यम में अधिक होती है। ये प्रैक्टिकली भी देखा गया है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल प्रैक्टिकल की बात नहीं चल रही है, मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो एक काम करिए, पहले इस नोट्स को आप अच्छे से लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपवर्तन हमने पढ़ लिया, अपवर्तन के बारे में बहुत सारी चीजें हमने जान ली। एक काम करते हैं, कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं अपवर्तन के। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं अपवर्तन के, कुछ एक एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उनको देखते हैं पहले कि क्या हमें समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो, अगर ये एक बाल्टी है, एक बाल्टी में यहाँ पे मान लो ये कांच का एक स्लैब है, बाल्टी नहीं कांच का एक स्लैब समझ लो इसको। इस स्लैब में पानी भरा हुआ है, ये एक लोहे की रॉड है, ठीक है, लोहे की रॉड है, इसको हमने इसमें डिप किया हुआ है। अब इसको बाहर से हम देखेंगे तो क्या होता है ना, ये रॉड ऐसी नहीं दिखाई देती है, ये ऐसा लगता है यहाँ से ये पानी के अंदर वाला हिस्सा इसका थोड़ा सा यहाँ से ऐसे टेढ़ा होकर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, थोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको आप कभी भी घर पे करके देख लेना। एक आप कांच का स्लैब लेना, कांच के स्लैब में आप कोई भी अपनी पेंसिल डाल देना, अपना पेन डाल देना, या फिर आप जैसे रॉड ही डाल देना, तो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं आपसे, कभी आपने एक्वेरियम देखा होगा, वो मछली का जो ऐसे एक्वेरियम होगा, इस ऐसे शीशे का बना होता है, इसमें पूरा पानी भरा होता है, इसमें मछलियां होती हैं, तो इसमें बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं अंदर, इस एक्वेरियम में अंदर बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं। जब आप बाहर से देखोगे ना तो आप ध्यान से देखना, एक्वेरियम का बॉटम कहीं और पे होगा, पत्थर होते हैं उसके बॉटम पे, लेकिन हम लोगों को बॉटम पे ना दिखाई देके थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे रीजन है अपवर्तन का, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल के आती है, देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस पे आते हैं, अभी पहले इसको देखिए। 1 रुपए का अगर एक सिक्का है, एक बाल्टी है, बाल्टी में डाला हुआ है, ये भी आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। आप अपना एक बर्तन लीजिए, बर्तन में आप एक सिक्का डाल दीजिए और सिक्के को फिर बाहर से आप देखिए, तो जहां पे सिक्का है वहां नहीं दिखाई देगा, वहां से थोड़ा उठा हुआ या फिर थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे वो पानी की सतह पे ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है। तो इसका मेन रीजन क्या है, अपवर्तन है। अपवर्तन की वजह से ये चीजें अपनी जगह पे ना दिखाई देके कहीं और दिखाई देती हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा अभी आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। सपोज दैट कि कोई तालाब है, ठीक है, तालाब है। अब यहां पे मान लो कोई एक चीज है, यहां पे कोई चीज रखी हुई है, तालाब के अंदर कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, तालाब के अंदर कुछ गिरा हुआ है, ओके। अच्छा, बाहर यहां से कोई बंदा बाहर से तालाब में गिरे हुए इस चीज को देख रहा है। ये जो चीज है यहाँ पे, जो चीज गिरी हुई है, इसको देख रहा है। अब क्या होगा, यहां से भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों देती है, सन से प्रकाश की किरणें आती हैं, इस पे पड़ती हैं, टकराने के बाद रिटर्न आती हैं, जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं, परावर्तन के पश्चात जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तो वो चीज हमें दिखाई देती है। अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद सन से आई किरणें, सन यहाँ पे कहीं पे दूर सन है, वहां से किरणें आ रही हैं, इस पे पड़ी, टकराने के बाद वापस आई, अगर हमारी आंखों पे पड़ गया, परावर्तन होने के पश्चात अगर वो किरण हमारी आंखों पे पड़ गई, तो वो चीज दिखाई देगी, अदरवाइज दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे परावर्तन देखिए करवा रहा हूं मैं, यहां से मान लीजिए सब। अच्छा, एक चीज और, ये तुलना किया जाए, बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं है, तो वायु है, और ये पानी है, तो पानी, ये वाटर है। अब तुलना करो तो ये कैसा माध्यम हो गया, सघन हो गया, ये कैसा माध्यम हो गया, विरल हो गया, ओके। अब यहां से प्रकाश की किरण निकली, ये मान लो यहां से ये प्रकाश की किरण निकली, ओके, यहां से। अब ये प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये मीडियम का बैरियर हो गया, यहाँ पे तुमने नॉर्मल बनाया, अभिलंब, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन चूंकि सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटेगी, जाना ऐसे चाहिए था, ये अभिलंब
अभिलंब से दूर हटेगी, ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पे सपोज दैट किसी की आंख है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें यहाँ से निकली हैं, अपवर्तन हुआ है, सन से आई, टकराई, टकरा के ऐसे निकली, टकराने के बाद ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बेंड होके, विचलित होके यहाँ पे अपवर्तन हुआ ना भाई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो अपवर्तन होगा, आंखों पे पड़ गई। अब इस आंख को क्या लगेगा स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, इस आंख को क्या लगेगा, इस आंख को लगेगा इस किरण को और पीछे ले जाओ, ऐसे ऐसे पीछे ले जाओगे, इस किरण को और पीछे ले जाओ, वास्तविक और आभासी में पहले पढ़ा चुका हूं, इस रेज को और पीछे ले जाओ, तो इस आंख को ऐसा लगेगा कि ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे करके यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, और इस आंख को ये भ्रम होगा कि ये जो वस्तु यहाँ पे रखी है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, उसको यहाँ पे दिखाई देगा, ये जो आंख है इस आंख को ये वाली किरण की वजह से वस्तु दिखाई दे रही है, तो वो इसी के हिसाब से अंदाजा लगाएगा, और ये किरण पीछे जाएगी तो यहाँ पे उसको लगेगा वस्तु यहाँ पे है, इस आंख को महसूस होगा यहाँ पे, लेकिन चीज रहेगी यहाँ पे। तो तालाब के अंदर जब भी आप तालाब की सतह को देखते हो ना, तो गहराई जितनी ज्यादा होती है उससे थोड़ी कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें ऐसे निकल के आती हैं, बेंड होके पड़ती हैं, और आंख को फिर पीछे जाने पे ऐसा लगता है, भाई आंख को तो महसूस होगा ना, आभास होगा कि किरणें कहाँ से आ रही हैं, तो ऐसा लगता है थोड़ी ऊपर से आ रही हैं, और वो चीज, वो जो तालाब की सतह है वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, तालाब में गिरी हुई कोई भी चीज थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, और इसीलिए वहां पे मतलब अगर पानी के अंदर कोई मछली आपको दिखी, आप निशाना लगा रहे हो, तो निशाना लगाना टफ है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में होगी कहीं और पे और दिखाई देगी कहीं और पे। मैं उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल, ये जो मैंने एक प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अपवर्तन की वजह से चीजें अपनी जगह पे ना दिखाई देके तिरछी या फिर अपनी जगह से उठी हुई दिखाई क्यों देती हैं, क्योंकि आंख को भ्रम हो जाता है, वो किरण जो पड़ती है वो उसी के हिसाब से, और चूंकि वो बेंड होकर आई रहती है, आती कहीं और से, दिखाई कहीं और देती है। ठीक है, यही मेन रीजन है। तो आप देख रहे हो कि अपवर्तन का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और देखिए जितने भी लोग वीडियो देखते हैं पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं, फटाफट अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, नहीं लगता है तो मत करो, छोड़ दो, लेकिन अगर अच्छा लगता है, चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में कि भाई तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो। अगर आपको अच्छा लगता है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं और लोगों से थोड़ा अलग या फिर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी लगता है कि हाँ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यही वाला रीज़न है, यही रीज़न है कि महाभारत में जो आपने देखा होगा मछली ऊपर चलती रहती है और नीचे पानी में देख के निशाना लगाना होता है, तो आपको पहले पता लग गया कि पानी से जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो विचलन होगा, अपवर्तन होगा, और चीज़ कहीं और पे होगी, दिखाई कहीं और पे देगी। तो इसीलिए एक तो पानी में देख के निशाना लगाना मतलब काफ़ी टफ था, लोग नहीं लगा पा रहे थे। अर्जुन को शायद अपवर्तन पता था अपवर्तन का ये रूल पता था उसको कि चीज़ें कहीं होंगी कहीं और पे, दिखाई कहीं और पे दे रही होंगी, उसने परावर्तन और अपवर्तन अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए उसने निशाना लगा दिया होगा। चलिए ये मजाक था, बस आपको हंसाने के लिए, ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाएं, पर ये मेरी बात कुछ हद तक सही भी है। चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, व्यवहारिक उदाहरण है, मैं चाहूँगा कि आप इन्हें लिख लें, क्योंकि ये एग्जांपल्स कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ें, आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप ये जरूर जानो कि उस साइंस का आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें आपको कहाँ पे दिखाई देती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अदरवाइज साइंस पढ़ के क्या फायदा, रट रट के आप ऐसे ही साइंस पढ़ ले रहे हो, आप उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को नहीं समझ पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें एक आध दो एक्सप्लेन नहीं किया है तो मैं तुरंत बातों बातों में एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, और आप फिलहाल इसको लिख भी लीजिए। जैसा कि इसमें सेकंड पॉइंट है, तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना। देखिए तारों से जब प्रकाश की किरणें चलती है ना स्टूडेंट्स, तो तारों से होते हुए अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से फिर हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करती हैं, तो हमारे वायुमंडल में आपको पता है कि बहुत सारी गैसें हैं, अच्छा धूल और धुएं के कण भी होते हैं। तो जब भी वो धूल और धुएं के कण या फिर बहुत सारी गैसों से होते हुए प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, तो एक्चुअली होता ये है कि देखिए हमारे वायुमंडल की जो डेंसिटी है वो हर जगह एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, समांगी माध्यम नहीं है। ठीक है, वो कण जो है कहीं पे घने हैं, कहीं पे विरले हैं, कहीं पे घने हैं, कहीं पे विरले हैं, कहीं पे धूल धुएं के कण बहुत ज्यादा, कहीं पे कम है। तो एक्चुअली जो तारे हैं वो सूरज की तरह बराबर एक समान चमक रहे हैं, उनकी रोशनी में कोई कमी नहीं हो रही है, या फिर वो जल या बुझ नहीं रहे हैं। पर वो हर रात में जब भी हम सोते टाइम में आसमान में देखते हैं और हमें वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो उसका एक ही कारण होता है, अपवर्तन। उसमें होता क्या है कि वो प्रकाश की किरणें जब उस माध्यम से होते हुए आती हैं, तो जहां पे सघन होता है, विरल होता है, सघन होता है, विरल होता है, वहां पे प्रकाश की किरणों का माध्यम लगातार क्या होता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो माध्यम के बदलने की वजह से वो प्रकाश की किरणें कभी हमारी आंखों पे पड़ती हैं, कभी नहीं पड़ती हैं, कभी पड़ती हैं, कभी जब
कुछ विचलन इस तरह से होता है कि हमारी आंखों पे पड़ गई, कई बार विचलित ऐसे हो जाती है कि हमारी आंखों पे ना पड़ के हमारी आंखों से दूर चली जाती हैं। तो जब पड़ती हैं आंखों पे तो दिखाई देती हैं, जब नहीं पड़ती हैं आंखों पे तो दिखाई नहीं देती हैं। तो वो प्रकाश का जैसा लगता है कि आना जाना लगा हुआ है, या फिर वो प्रकाश जो तारों की जो रोशनी है वो हमें टिमटिमाती हुई नजर आती है। वो टिम ऐसा लगता है जैसे जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बराबर एक समान प्रकाश देते हैं। सूर्य से भी ताकतवर हैं बहुत सारे ऐसे तारे हमारे अंतरिक्ष में, तो वो हमेशा प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन हमको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीजन क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से उनके मार्ग में प्रकाश जो आ रहा है, उनके मार्ग में लगातार विचलन हो रहा है। जब हमारी आंखों पे पड़ता है तो दिखते हैं, नहीं पड़ता है तो नहीं दिखते हैं, इसलिए वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बाकी ये दोनों मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पानी में गिरे हुए सिक्के का तिरछा दिखाई देना और रॉड का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तालाब की गहराई का कम दिखाई देना, या तालाब में किसी चीज का अपनी सतह से ऊपर उठे हुए दिखाई देना। अच्छा, ये सिक्के वाला आपने देखा होगा, कई बार आप किसी मंदिर में जाओ ना, तो पदचिन्ह वगैरह बने होते हैं। आपने शायद कुछ बच्चों ने अनुभव किया होगा, पदचिन्ह बना होता है और वहां पे क्या करते हैं लोग, कहते हैं ये पैरों पे भगवान जी का पैर है, इस पे सिक्के फेंको तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। और फिर लोग सिक्के फेंकते हैं पानी में। तो जब भी वो ढेर सारा पानी होता है, पानी के अंदर वो पद चिन्ह बना होता है, पाँव बना होता है, और वहां पे लोग सिक्के, हजारों सिक्के फेंक के रखते हैं लोग। या फिर कई बार तालाब में आपने देखा होगा, कहीं कहीं तालाब में मान्यता होती है कि इस तालाब में पैसे चढ़ाओ तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो उसमें जब पैसे, जो सिक्के गिरे हुए रहते हैं, आमतौर पर लोगों की नजरें रहती हैं उन सिक्कों पे। तो आप मुझे लगता है कि ये वाला तो आपने एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने लिखा है, इसका एक्सपीरियंस तो सभी बच्चों ने किया होगा, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कुछ एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको पता चल गया कि हाँ, परावर्तन जो है प्रकाश का अपवर्तन जो है, वो हम इतना कुछ पढ़ लिए, इतनी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली, तो उनका हमारे रियल लाइफ में यूज क्या है। स्टूडेंट्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को मैसेज करके जरूर बताओ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं। आप मेरे को ये जरूर बताओ कि सर अपवर्तन हमें समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी बताओ कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, शेयर कर दो। नहीं अच्छा लगता है तो मत करो, और आप चाहो तो बता भी सकते हो कि आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर मैं मेहनत करूंगा या फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा, दो ही ऑप्शन। तो जैसा भी होगा, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार बताएं ताकि मुझे भी पता लगे। आप जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप कर दें, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। वहाँ से भी मुझे पता लग जाएगा। तो आप ढेर सारे कमेंट भी डाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि वीडियोज बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे, बट आई प्रॉमिस कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक नोट्स के साथ और एकदम अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये अभी फिलहाल अपवर्तन का पहला लेक्चर था, और प्रकाश के अपवर्तन के और भी 3-4 लेक्चर आएंगे जिसमें कुछ थ्योरीज होंगी और बाद में न्यूमेरिकल्स भी होंगे। मैं इसको बहुत ही ढंग से कंप्लीट करूंगा, पर आज की क्लास में मैं इसको इतना ही रखता हूँ फिलहाल। बाकी की चीज़ें आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो आप पढ़ते नहीं है। वैसे मैं चाहूँ तो 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बना के डाल सकता हूँ कि ये पूरा अपवर्तन एक ही क्लास में, 2 घंटे की क्लास में पूरा अपवर्तन पढ़ें एक ही क्लास में। ऐसा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ में होता है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता है कि 3 घंटे 4 घंटे कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट बैठ के यूट्यूब पे नहीं पढ़ेगा, और वीडियोज़ को वो रुक रुक के देखेगा भी नहीं। तो बेहतर है आधे घंटे की वीडियो है, मस्त पढ़ाई करो, अच्छे से नोट्स तैयार करो, और फिर बाकी के आधे घंटे की वीडियो आधे घंटे की वीडियो में आगे लाऊंगा। 3 4 5 6 लेक्चर हम लोग करेंगे, और फिर वो धीरे धीरे करके ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा हिसाब से पढ़ाई करें, एक नॉर्मल, जितना आपका मन करे, खुश होकर पढ़ोगे ना, खुशी से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। और फिर पढ़ने का भी मन करेगा। तो एक बार प्लीज़ आप जितनी भी चीज़ें मैंने कही हैं उनको आप प्लीज़ फॉलो करिए, बताइए, और फिर उसके बाद आगे का मैं आगे का क्लास लेके आऊँगा अपवर्तन, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से एक प्रॉपर वे में आपको समझाऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।